हत्यारा। अरे अरे, ये कुत्ता मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अरे कोई तो भगाओ इसे यहाँ से। अरे कोई तो मदद करो मेरी। बहुत समय पहले की बात है। किसी जमाने में छायापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव के लोग बहुत ही सीधे सच्चे और नेक दिल के हुआ करते थे। वे हर किसी की मदद करते थे और गांव में आने वाले मेहमानों का स्वागत भी बहुत अच्छे से करते थे। उस गांव में एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था। सभी लोग उस पेड़ को बहुत पूजते थे। सत्या नाम का आदमी अपने छोटे भाई अमर के साथ रहता था और उस पेड़ को बहुत मानता था। वो हर रोज उस पेड़ पर दूध चढ़ाने जाया करता था। अरे सत्या, कहाँ जा रहा है इतनी सुबह सुबह? कहीं नहीं यार, वो बस पुराने बरगद पर जा रहा हूँ। बरगद के पास जा रहा है, लेकिन क्यों? अरे तू तो जानता ही है कि मैं इस पेड़ को बहुत मानता हूँ। मेरे पास आज जो कुछ भी है वो इस पेड़ की वजह से ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जा। वीरू सत्या का दोस्त था और गांव में ही जमींदार के यहाँ खेतों में काम करता था। पहले सत्या भी खेतों में काम किया करता था, लेकिन फिर मेहनत करके उसने अपने खेत खरीद लिए और सत्या अपनी तरक्की के पीछे पेड़ की कृपा को मानता था। सत्या पेड़ के पास पहुंच जाता है और दूध चढ़ाते हुए कहता है, हे भगवान, मेरे और मेरे भाई पर अपनी कृपा बनाए रखना, सब कुछ ठीक करना और सबको अपने अपने हिस्से की खुशियाँ देना। सत्या पेड़ पर दूध चढ़ाकर अपने खेतों पर आ जाता है और वो देखता है कि सत्या का भाई खेतों में काम कर रहा था। ये देखकर सत्या अपने भाई को डांटने लगता है और बोलता है, अरे तुझे मैंने मना किया था ना खेतों में काम करने को। अभी मैं हूँ ना, मैं काम कर सकता हूँ। तुझे कोई जरूरत नहीं है कि तू खेतों में आए। जाकर पढ़ाई कर। अरे भैया, मैं पढ़ाई करके थक गया था तो सोचा कि थोड़ा सा आपके काम में हाथ बटा दूं। अब वैसे भी आप पूरा दिन मेहनत करते हो और घर आकर फिर खाना भी बनाते हो। अगर तू चाहता है कि मैं इतनी मेहनत ना करूं तो जाकर पढ़ाई कर। तुझे बड़ा अफसर बनाना है। अगर ऐसा हुआ तो मैं ये सारे काम छोड़कर आराम करूंगा, आराम। चल अब घर जा। ठीक है भैया, मैं जाता हूँ। अमर घर लौट जाता है और पढ़ाई में लग जाता है। इधर वीरू जमींदार के यहाँ काम करते करते सो गया था। जमींदार ने उसे देखा तो उसके पास आया और बोला, ए वीरू, तुझे क्या मैं सोने के पैसे देता हूँ? चल उठकर काम कर। अरे जमींदार साहब, आप वो माफ करना, जरा सी आँख लग गई थी मेरी। आँख लग गई थी? उठो अब, सबके सब काम चोर है यहाँ। और एक सत्या था, एक काम के वक्त में 4 काम एक साथ निपटा देता था। सत्या हो गया, भगवान हो गया। सुनो तुम सब, मेरा एक दोस्त शहर से आने वाला है। खेतों का काम निपटाकर घर आकर मेहमानों वाले कमरे की सफाई कर देना। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला गया और थोड़ी देर बाद वीरू 1-2 लोगों को लेकर जमींदार की हवेली में साफ सफाई करने पहुँचा। जमींदार के दादा पर दादा राजा के यहाँ नौकर थे और आज देखो ये मालिक बना बैठा है। हमारी किस्मत तो मिट्टी में ही मिली है। वीरू कामों में लग गया। शाम होते ही सत्या भी घर लौट आया था। उसने खाना बनाया और देखा कि अमर अभी भी पढ़ाई कर रहा था। आजा छोटे, अब खाना खा ले। नहीं भैया, आप खाना खाओ, मुझे नहीं खाना अभी। अब बाद में पढ़ाई करना, चल खाना खा ले। नहीं भैया, आप खाओ। सत्या खाने की थाली लेकर अमर के पास आ गया और अमर को अपने हाथों से खिलाने लगा। अरे भैया, आप भी ना, आप कितना ख्याल रखते हैं मेरा। माँ बाबूजी के बाद सिर्फ मेरे पास तू ही तो है। तू ही एक जिम्मेदारी है मेरी। तेरी जिंदगी बन जाए तो मैं भी मुक्त हो जाऊं। भाई, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि आप नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा। अरे तू ये सब क्यों सोचता है? मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। हाँ भैया, आपके बिना तो मैं जिंदगी में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। अब बस बातें बहुत हो गई, खाना खा ले। फिर मुझे शेरू को भी खाना खिलाना है। अब वो कब से बाहर बैठा मेरा इंतजार कर रहा है। अमर को खाना खिलाकर सत्या बाहर आ गया और बाहर बैठे अपने कुत्ते शेरू को खाना खिलाने लगा। अरे शेरू, कहाँ कहाँ घूमते हो तुम? आज आने में देर लगा दी। अगले दिन जमींदार के यहाँ उसका दोस्त भानु प्रताप शहर से आ चुका था। अरे वाह सेठ जी,
तुमने तो महल खड़ा कर लिया है, नौकर तो आसपास बहुत लगा रखे हैं तुमने। अरे अब तुम तो सेठ जी मत कहो मुझे, ये तो बस पुराने बरगद की और भगवान की कृपा है। पुराना बरगद? अरे मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी तुम आराम करो समझे, और तब तक मैं कुछ काम निपटा कर आता हूँ। अच्छा ठीक है। जमींदार वहाँ से चला गया और भानु प्रताप अपने कमरे में आ गया। वीरू अब भी वहाँ बचा हुआ काम खत्म कर रहा था। तुम क्या इसी गांव में रहते हो? अच्छा, फिर तो तुम्हें मालूम होगा कि वो पुराने बरगद के बारे में क्या कह रहा था मेरा दोस्त। अच्छा, वो पुराना बरगद? अरे कुछ नहीं, वो एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। सब लोग उसकी बहुत पूजा करते हैं और ऐसा मानते हैं कि कई हजार साल पहले कोई बहुत ही सिद्ध संत ने वहाँ समाधि ली थी, तब वो पेड़ सबकी मन्नत पूरी करता है। अच्छा ऐसा है? तो क्या तुम्हारी कोई मन्नत पूरी हुई? कैसा मजाक कर रहे हैं आप? अगर ऐसा कुछ होता तो मैं यहाँ साफ सफाई थोड़ी ना कर रहा होता। ये भी है, तो मन्नत हर किसी की पूरी नहीं होती। जिनकी होती है उनके लिए तो पेड़ पवित्र और चमत्कारी है। अगले दिन भानु प्रताप अपने दोस्त जमींदार से उस पेड़ को देखने की जिद करने लगता है और कहता है, मैं तुमसे मिलने शहर से आया हूँ और तुम हो कि बस सारा दिन व्यस्त ही रहते हो। अरे मुझे कम से कम उस पवित्र बरगद के दर्शन तो करा लाओ। पेड़ के दर्शन तो तुम्हें मेरा कोई भी नौकर करा लाएगा। वैसे अभी मैं एक बहुत जरूरी काम में व्यस्त हूँ। ठीक है, मैं फिर तुम्हारे किसी नौकर को ही अपने साथ ले जाता हूँ। भानु प्रताप वीरू के साथ पेड़ देखने के लिए चला गया। तभी रास्ते में वीरू को सत्या नजर आया, जो जमींदार के घर की तरफ ही जा रहा था। अरे सत्या, तुम कहाँ जा रहे हो इस तरफ? अरे वो मुझे कुछ काम है, बाद में मिलता हूँ तुमसे। ठीक है। सत्या जमींदार के पास आ गया। अरे आओ 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 सत्या, बताओ क्या कहना चाहते थे कल तुम? अब माफ करना, कल मैं जरा जल्दी में था तो तुम्हारी बात सुन नहीं पाया। कोई बात नहीं सेठ जी, दरअसल बात ये है कि मैं अमर को शहर पढ़ाने भेजना चाहता हूँ। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी तुम्हारा भाई बहुत ही होनहार है। हाँ वो तो है, इसलिए तो चाहता हूँ कि उसे शहर भेज दूँ, जिससे वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर ले और अफसर बन जाए। लेकिन शहर भेजने के पैसे नहीं है मेरे पास, और पैसों के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। अब मुझे 20,000 रुपए उधार चाहिए। 20,000 तो बहुत बड़ी रकम है। अब मैं तुम्हें किस आधार पर इतने रुपए दे दूं? अब मैं बिना किसी आधार के आपके पास नहीं आया हूँ, मैं अपनी जमीन को आपके पास गिरवी रख दूंगा। ठीक है, यह सौदा कुछ बुरा नहीं है। अब मैं तुम्हें 20,000 रुपए दे दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी इतनी बड़ी रकम गिनने में समय लगेगा। तुम तब तक जरा मेरे खेतों पर कुछ काम देख लो। जब से तुम गए हो सारे मजदूर एक नंबर के काम चोर हो गए हैं। अब मिट्टी का सत्यानाश कर दिया है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हाँ हाँ बहुत अच्छे, और रात को लौटते वक्त मेरे पास से अपनी अमानत लेते जाना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सत्या जमींदार के खेतों पर चला जाता है। अब तक वीरू भानु प्रताप को बरगद के पेड़ के पास ला चुका था। अच्छा, तो ये वो बरगद है? देखने में तो बहुत ही पुराना लगता है। हाँ, ये पेड़ राजा महाराजा के समय का है। यहाँ तो बहुत लोग पूजा कर रहे हैं। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो गांव वाले बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वैसे मैं तो इन सब बातों में कोई विश्वास नहीं रखता, लेकिन इस पेड़ की पूजा करने का एक कारण हो सकता है और वो मुझे सही भी लगता है। अच्छा, तो वो कारण क्या है? देखो, जैसा कि तुमने कहा था कि ये पेड़ राजा महाराजाओं के जमाने से है, तो इसकी पूजा का एक ही कारण होगा कि इसके आसपास या नीचे राजा का खजाना छिपा होगा। तभी तो इस पेड़ की पूजा करनी शुरू हो गई, ताकि कोई इसे काट ना सके और खजाना सुरक्षित बना रहे। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब मैं चलता हूँ, आज शाम को शहर के लिए निकल जाऊंगा। तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने मुझे ये पेड़ दिखाया। मेरे दोस्त को तो कोई फुर्सत ही नहीं है। हाँ ठीक है। जमींदार का दोस्त वहाँ से चला गया, लेकिन वीरू अभी भी पेड़ की तरफ देख रहा था।
और मन ही मन सोचने लगा, अगर इस पेड़ के नीचे खजाना है तो उसे मैं निकाल कर सबसे अमीर बन जाऊंगा और इस जमींदार को भी गांव से निकाल कर बाहर कर दूंगा। आज रात को मैं इस पेड़ के नीचे से खजाना निकाल लूंगा। ऐसा सोचकर वीरू भी वहाँ से वापस आकर हवेली में ही पहुँच गया। इधर रात होने पर सत्या जमींदार के पास पहुँचता है। जमींदार साहब, मैंने आपके खेत देख लिए हैं, अब आप मुझे पैसे दे दीजिए जिससे कि मैं घर जा सकूं। हाँ, तुम ये लो पैसे और आज से 5 साल बाद तुम मुझे मेरे पैसे लौटा दोगे। अगर नहीं लौटा पाए तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी, समझे? समझ गया जमींदार साहब। सत्या पैसे लेकर वहाँ से अपने घर आ गया। अमर उसका इंतजार घर के बाहर बैठकर ही कर रहा था। आप कहाँ रह गए थे भैया? अरे मैं तो तेरे लिए पैसे का इंतजाम करने जमींदार के पास गया था। मेरे लिए पैसों का इंतजाम करने? हाँ, तूने कहा था ना तू शहर जाकर पढ़ेगा, अब तू शहर जा सकता है। लेकिन भैया ये सब क्या किया आपने? हाँ, मुझे पैसों की जरूरत थी, लेकिन उसके लिए जमींदार साहब से उधार लेने की क्या जरूरत थी? मैं तुझे अफसर बनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब तू चुपचाप शहर जा और अच्छे से पढ़ाई कर। ठीक है भैया। सत्या अमर को शहर भेज देता है और खुद अपने खेतों में ही जी तोड़ मेहनत करता है। आज पूर्णिमा की रात है, आज मैं उस बरगद के पेड़ में मैं दूध चढ़ाऊंगा। ऐसा सोचकर सत्या दूध लेकर चढ़ाने के लिए रात के समय ही निकल पड़ता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि वीरू वहाँ पर फावड़ा और कुल्हाड़ी लेकर खड़ा है। अरे वीरू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये फावड़ा और कुल्हाड़ी क्या कर रही है तुम्हारे हाथ में? सत्या, तुम रात में यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो यहाँ पेड़ की पूजा करने आया था, लेकिन तुम्हारे इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ भी तो नहीं। ये क्या, तुमने पेड़ की जड़ को काटा और ये गड्ढा, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम मुझे सच सच बताओ। सच सच बताऊं? अच्छा ठीक है, तो सुनो, मुझे लगता है कि इस पेड़ के नीचे खजाना छिपा हुआ है और अगर मैं इस पेड़ के नीचे से खजाना निकाल लूंगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा। ये सब तुमसे किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं है, इस पेड़ के नीचे कोई खजाना नहीं है। लेकिन अगर तुमने पेड़ काटने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा, मैं गांव वालों को सब बता दूंगा। अरे मेरी बात का विश्वास करो, हमें अगर खजाना मिला तो आधा खजाना तुम्हारा। ये सब बकवास बंद करो और ये गवद्दा कुल्हाड़ी फेंक दो, नहीं तो अभी मैं गांव वालों को बुला लूंगा। इतना कहकर सत्या वहाँ से जाने लगता है। लगता है मेरे इतने दिन की मेहनत को बर्बाद कर देगा, अभी इसे सबक सिखाना ज्यादा जरूरी है। ऐसा कहकर वीरू एक बड़ा पत्थर सत्या के सिर पर फेंक कर मारता है, जिससे सत्या जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? कहीं ये मर तो नहीं गया? अगर ये मर गया तो मुझे तो गांव वाले मार देंगे। अब मुझे कुछ करना होगा। हाँ, एक काम करता हूँ। ऐसा सोचकर वीरू सत्या को पेड़ के नीचे ही दफना देता है और वहाँ से चला जाता है। अब तो सत्या मर गया, मुझे बहुत संभल कर रहना होगा, लेकिन मैं अभी भी उसका फायदा उठा सकता हूँ। बस उसका भाई अमर वापस आए एक बार। इस घटना को कई दिन बीत जाते हैं और लगभग 1 महीने बाद अमर शहर से वापस आता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर सब अस्त व्यस्त है, वहाँ पर कोई भी नहीं है। वो सत्या को ढूंढने के लिए खेत पर आता है, लेकिन सत्या उसे वहाँ भी नहीं मिलता है। भैया कहाँ है? घर में भी ऐसी हालत है जैसे कोई वहाँ रहता ही ना हो। मुझे आसपास के लोगों से पूछना चाहिए, शायद वीरू भैया को कुछ मालूम होगा। अमर वीरू के पास आ जाता है और उससे पूछता है, वीरू भैया, अब मेरे भैया कहाँ हैं? क्या आपने उन्हें कहीं देखा? नहीं तो मैंने उसे नहीं देखा, 1 महीना हो गया है, मैंने उसे तब से नहीं देखा। अच्छा, तो वो कहीं गए हैं क्या? क्या वो आपको कुछ बता कर गए हैं? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया, लेकिन आज से 1 महीने पहले उन्होंने मुझसे 10,000 रुपए लिए थे, वो नहीं लौटाए हैं अभी तक। मुझे पैसों की जरूरत है, तुम मुझे पैसे लौटा दो और जब तुम्हारे भैया आए तब तुम उनसे बात कर लेना। अच्छा ऐसा है? इतने पैसे भैया ने किस लिए लिए होंगे? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ, तुम मुझे मेरे पैसे लौटा दो जिससे कि हमारा हिसाब खत्म हो। ठीक है, शाम को घर आकर ले जाना आप। अमर वहाँ से चला गया और उसने गांव में कई लोगों से पूछा।
सबने कहा कि उन्होंने सत्या को 1 महीने से नहीं देखा है। अमर अब काफी परेशान हो गया था। वो शाम के समय घर में उदास बैठा हुआ था। तभी वीरू वहाँ पर आ गया। अरे अमर, मुझे मेरे पैसे दे दो। हाँ भैया, अभी देता हूँ। ऐसा कहकर अमर ने अलमारी में से पैसे निकाले और वीरू को दे दिए। वीरू ने पैसे लिए और वहाँ से चला गया। अरे वाह वाह, मुझे कितना फायदा हुआ। आज तो पूरे 10,000 रुपए मिले हैं। अगर ऐसे ही मेरा दिमाग चलता रहा तो मुझे बहुत फायदा होगा। वीरू के जाने के बाद अमर चिंता में रोने लगा और कहने लगा, भैया आप कहाँ चले गए? मुझे बताया भी नहीं। यहाँ गांव में भी किसी को कुछ नहीं पता है। मैं आपको कहाँ ढूंढूं? आप कहाँ हो भैया? आपके बिना मैं क्या करूं? अमर परेशान होकर कुछ दिन तक गांव में और पूछताछ करता है। अब तक गांव में सत्या के गायब होने की खबर फैल चुकी थी। अब तो मेरे पास पैसे खत्म हो गए। कुछ दिन तो बड़े अच्छे कट गए मेरे, सारे उधार चुका दिए मैंने। लेकिन अब मुझे थोड़ा बड़ा हाथ मारना होगा। उस अमर के पास ही जाता हूँ और उसे बुद्धू बनाकर कुछ और पैसे ऐंठ लूंगा। मन ही मन सोचते हुए वीरू अमर के पास आ जाता है और कहता है, अमर क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। तुम्हारे भैया ने तुम्हें शहर में पढ़ने भेजा था और तुम यहाँ मारे मारे फिर रहे हो। तो मैं क्या करूँ वीरू भैया? भैया का इतना इंतजार कर लिया, उन्हें गांव में ढूंढ लिया, लेकिन भैया कहीं नहीं मिले। मैं क्या करूं? अब मैं कहां जाऊं? हाँ, तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी मैं समझ सकता हूँ। मेरी बात मानो तो अब तुम सत्या को अपने गांव में नहीं बल्कि किसी और गांव में ढूंढो जाकर। शायद सत्या वहाँ पर हो, वो किसी यात्रा पर निकल गया हो और लौटने में समय लग रहा हो। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल हो सकता है, तुम्हें जाना ही चाहिए। ठीक है, तो मैं कल ही भैया को ढूंढने के लिए दूसरे गांव निकल जाऊंगा। हाँ तुम चले जाना, लेकिन यहाँ पर घर की चाबी आप मुझे दे जाना। वो क्यों भैया? अरे अगर तुम ताला लगाकर चले गए और तुम्हारे पीछे से सत्या वापस आया तो क्या करोगे? अब वो घर में कैसे आएगा? अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो किसी और को चाबी देकर जाओगे ही। नहीं, आपको तो पता है मैं सबसे ज्यादा भरोसा आप पर ही करता हूँ इस गाँव में। ठीक है, तो कल तुम जाओ तो चाबी मुझे दे जाना। ठीक है। वीरू अमर से बात कर अपने घर को निकल जाता है और बहुत ही खुश था। अब तो घर की चाबी भी मेरी हो जाएगी, कल ही सारा माल लेकर उड़ जाऊंगा मैं। अगले दिन अमर घर का ताला लगाकर चाबी वीरू को देकर चला जाता है। वीरू ताला खोलकर घर के अंदर आ जाता है और अलमारी खोलकर देखने लगता है। अरे ये भंडार घर की चाबी तो मेरे पास ही रह गई। इसे तो मैं वीरू भैया को देना ही भूल गया, अभी देकर आता हूँ। ऐसा कहकर अमर वापस लौट आता है और अपने घर का दरवाजा खुला देखकर अंदर आता है। अलमारी के पास खड़े वीरू को देखकर वो चौंक जाता है और छिपकर उसे देखने लगता है। अरे वाह, इतना सारा सामान, अब तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। अब सही मौका देखकर मैं ये गांव छोड़ दूंगा। भले ही मुझे बरगद के नीचे का खजाना नहीं मिला तो क्या हुआ, लेकिन सत्या को मार कर मुझे ये खजाना तो मिल गया। मैंने सत्या को दफना दिया था और उसी बरगद के नीचे अब तक तो सारे सबूत मिट्टी में मिल गए होंगे उस सत्या के साथ। वीरू की बात सुनकर अमर की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वह घर से निकलकर भागकर बरगद के पेड़ के पास आता है। इसका मतलब वीरू ने भैया को मार डाला है, वो मेरे भाई का हत्यारा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर अमर बरगद के आसपास की मिट्टी खोदने लगता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता सिवाय एक अंगूठी की, जो कि सत्या की ही थी। अंगूठी देखकर वो रोने लगता है और कहता है, भैया भैया, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया और ना ही मैं आपको बचा पाया, लेकिन मैं अब उस वीरू को नहीं छोड़ूंगा। मैं उसका सच सामने लाऊंगा और उसे कड़ी सजा दिलवा कर रहूंगा। ऐसा कहकर अमर वहीं पर झुककर रोने लगता है और तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके कपड़े खींच रहा है। वो देखता है कि वो शेरू है। शेरू, शेरू, भैया नहीं रहे अब, वीरू ने उन्हें खत्म कर दिया है, अब तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। थोड़ी देर बाद अमर वीरू के घर पहुंच जाता है।
अरे अमर, तुम वापस आ गए? हाँ वीरू भैया, मुझे मेरे घर की चाबी दे दीजिए। अब मैं अपने भैया को ढूंढने के लिए नहीं जाऊंगा। वो क्यों भला? क्या तुम अपने भैया से प्यार नहीं करते? नहीं भैया, अब मरे हुए लोगों से क्या प्यार करना। क्या कहा तुमने? तुम अपने भैया के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ भैया, जब मैं जा रहा था तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक बहुत ही सिद्ध पुरुष मिले। जब मैंने उन्हें अपना हाथ दिखाया तो उन्होंने कहा कि मैं जिसे ढूंढने जा रहा हूँ वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिसकी भी वजह से मेरे भैया इस दुनिया में नहीं है, उसे एक कुत्ते ने देखा है। क्या कहा? एक कुत्ते ने? हाँ, और बाबा जी ने तो यहाँ तक कहा कि अगली अमावस तक वो कुत्ता मेरे भैया का रूप लेकर उस आदमी को खत्म कर देगा। क्या ऐसा भी होता है क्या कहीं? भैया, मरे हुए लोग आत्मा बन जाते हैं और आत्माओं में बहुत ताकत होती है, इसलिए अब मैं घर पर आराम से बैठूंगा। 2 दिन बाद अमावस है, भैया अपना बदला खुद ले लेंगे। अमर वहाँ से अपने घर चला जाता है और वीरू के माथे से पसीना बहने लगता है। वो अपने कमरे में डर के कारण दुबक जाता है और सोचता है, आखिरकार कोई कुत्ता किसी को कैसे मार सकता है? कोई मरा हुआ इंसान थोड़ी ना वापस आ सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सत्या के पास कौन सा कुत्ता है? कोई कुत्ता नहीं था, उसके पास कोई कुत्ता नहीं था। शेरू, हाँ, शेरू नाम का कुत्ता था उसके पास। तो क्या शेरू ने मुझे देख लिया था? अगर ऐसा है तो 2 दिन होने से पहले ही मुझे शेरू को खत्म करना होगा। ऐसा सोचकर वीरू उसी रात को शेरू को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो देखता है कि शेरू उसी बरगद के पेड़ के चक्कर लगा रहा था। वीरू डरते हुए शेरू को अपने पास बुलाता है। शेरू, यहाँ आओ। शेरू वीरू की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी बरगद के पेड़ से आवाज आती है। वीरू मेरे दोस्त, तूने मुझे मारा है, अब मेरा शेरू तुझे खत्म कर देगा। सत्या मुझे माफ कर दे, वो सब गलती से हुआ है, मुझे छोड़ दे सत्या। शेरू अचानक से वीरू के पीछे दौड़ने लग जाता है और वीरू अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। भागते हुए वीरू गांव के बीचों बीच आ जाता है, जहां और भी गांव वाले खड़े थे। अरे, ये कुत्ता मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अरे कोई तो भगाओ इसे यहाँ से। अरे कोई तो मदद करो मेरी, मैंने सत्या को जानबूझकर नहीं मारा है। तभी वहाँ अमर आ जाता है और शेरू को ले जाता है और एक पेड़ के पीछे से सत्या वीरू के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वीरू उसके पैरों में गिर पड़ता है। मुझे माफ कर दो सत्या, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे भाई के 10,000 रुपए भी लौटा दूंगा। मुझे माफ कर दो, मेरी जान मत लो। वीरू, तूने मुझे जिंदा ही दफना दिया था। अगर ये शेरू मुझे ढूंढते ढूंढते नहीं पहुंचता तो गांव वाले भी मुझे बाहर निकालते। इसका मतलब तुम जिंदा थे? हाँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन अब तुम्हें सजा मिलेगी। तुमने मेरे भैया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी और कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन तुम्हें सब कुछ मालूम कैसे हुआ? जब मैं बरगद के पेड़ के पास भैया को ढूंढने पहुंचा था, तब शेरू मेरे पास आया और वही मुझे भैया के पास ले गया था। तब हमने ठान लिया था कि सारा सच तुम्हारे मुंह से ही उगलवाएंगे। अब सारे गांव वालों ने सब सुन लिया है, अब तुम नहीं बचोगे। ऐसा सुनकर वीरू वहीं रोने लगता है और सरपंच जी उसे जेल में डलवा देते हैं। वीरू को उसके किए की सजा मिल जाती है और अमर को उसका बड़ा भाई सत्या